जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इस सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है। तो एक एग्जांपल हम लोग देख चुके हैं, इस पर और एक्सरसाइज करते हैं और इसको समझने का या सीखने का प्रयास करते हैं। तो मैं आपका डीएनए का यन और चैनल है मिस्ट्री इन केमिस्ट्री। तो लेट्स स्टार्ट। कुछ एग्जांपल और देखते हैं जिससे आपको बैलेंस करना सीख जाए। तो स्टार्ट करते हैं सिंपल से एग्जांपल और लेकर। तो एग्जांपल है आपका Mg3 प्लस वाटर, यानी मैग्नीशियम नाइट्राइड को वाटर से रिएक्ट कराते हैं तो मिलता है आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया। ये आपका स्केलेटन यानी पहले से ही केमिकल फार्मूला में लिखा हुआ है। यदि ये स्केलेटन में नहीं लिखा होता तो ये वर्ड में लिखा होता, वर्ड इक्वेशन लिखा होता तो आपको इसके केमिकल फार्मूला में लिखना होता। तो स्टेप फर्स्ट जो आप पढ़ चुके हैं, स्टेप फर्स्ट में क्या करते हैं, सबसे पहले करते हैं स्केलेटन यानी केमिकल फार्मूला लिखते हैं। तो ऑलरेडी केमिकल फार्मूला लिख दिया गया है। मैग्नीशियम नाइट्राइड वाटर से रिएक्ट करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है और अमोनिया गैस प्रोड्यूस कर रहा है। तो स्टार्ट करते हैं कि कैसे बैलेंस करते हैं। तो आपको जो मैं 5-6 स्टेप बताया था, यदि उसको फॉलो करते हैं तो आसानी से कर ले जाएंगे। जब उसको 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप एक स्टेप में कर ले जाएंगे, आपका फाइनल प्रोडक्ट यानी फाइनल बैलेंस इक्वेशन मिल जाएगा। तो स्टेप फर्स्ट क्या है, कंप्लीट है। सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, स्टेप सेकेंड में क्या करते हैं, आपको बैलेंस बॉक्सिंग बनाते हैं, यानी इस जो केमिकल फार्मूला उसको क्या करते हैं, बॉक्स में बंद कर देते हैं। तो बंद कर दीजिए Mg3N2 को बॉक्स में बंद कर दीजिए। क्यों बॉक्स बनाते हैं, ताकि आप केमिकल कंपोजिशन को डिस्टर्ब न कर सकें, इसलिए बॉक्स बनाते हैं। मैं पहले भी बता चुका हूं। चलिए दूसरा H2O को भी बॉक्स में बंद कर दीजिए। सभी रिएक्टेंट सभी प्रोडक्ट को क्या कर दीजिए, बॉक्स बनाकर बॉक्सिंग कर दीजिए। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को भी बॉक्सिंग करेंगे, बॉक्स बना दीजिए ताकि आप इसके कंपोजिशन में कोई चेंज न कर सकें। अब ये पहला स्टेप हो गया, सेकेंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, आप एलिमेंट जो रिएक्टेंट साइड है और प्रोडक्ट साइड है उसके नंबर ऑफ एटम को कैलकुलेट करते हैं, यानी लिस्टिंग ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड करते हैं। तो लिस्टिंग करिए। थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, लिस्टिंग। स्टेप थर्ड आपका है जिसमें आप लिस्टिंग करते हैं। तो काउंट करिए। तो काउंट करने के लिए आप एक रफ कर लीजिए, यहाँ पर रफ आइडिया कर लीजिए। थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं, इसको रफ बना लीजिए। यहाँ पर प्लस NH3 और यहाँ पर लिख लीजिए, रफ के लिए जगह बना लेते हैं। तो यहाँ लिखिए एलिमेंट, यहाँ रिएक्टेंट, इधर प्रोडक्ट। तो एलिमेंट कौन कौन सा इन्वॉल्व हो रहा है, मैग्नीशियम और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये एलिमेंट के हो गए। रिएक्टेंट साइड में कितना है, मैग्नीशियम 3 है और नाइट्रोजन कितना है, 2 है, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1। प्रोडक्ट साइड में क्या है, प्रोडक्ट साइड में मैग्नीशियम 1 है और नाइट्रोजन कितना है, 1 है, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 2, नहीं हाइड्रोजन आपका 2, 3, 5 कितना है, हाइड्रोजन 5 है और ऑक्सीजन आपका 2। जो ट्वाइस होता है वो दोनों के लिए होता है। तो देखिए कोई बैलेंस है, मैग्नीशियम इधर 3 है इधर 1 है, इधर रिएक्टेंट साइड नाइट्रोजन 2 है इधर 1 है, कोई बैलेंस नहीं है। तो इसी को तो बैलेंस करना है, इसी को तो हमें सीखना है। तो आइए बैलेंस करिए। तो सबसे पहले तीसरा स्टेप हो गया, लिस्टिंग कर लिए कि सबसे अधिक एटम किस फार्मूले में है। इसमें देखिए 3 मैग्नीशियम है, 2 नाइट्रोजन। तो इस पूरे इक्वेशन में यहाँ पर सबसे अधिक एटम्स हैं। तो इस केमिकल कंपोजिशन को क्या करते हैं, पिक आउट कर लेते हैं। स्टेप 4 में क्या करते हैं, सबसे जो बड़ा यानी बिगेस्ट केमिकल फार्मूला है, यानी उसमें जितना ज़्यादा नंबर हैं उस वाले को हम चूज कर लेते हैं, प्रीफर करते हैं बैलेंस करने के लिए। तो हमने इसको चुन लिया। चौथा स्टेप कंप्लीट, तीसरा स्टेप कंप्लीट। फिफ्थ स्टेप, जो स्टेप फिफ्थ है, इसमें ही क्या करता है, मेन आपका बैलेंसिंग होना होता है। ठीक है। तो बैलेंसिंग करने के लिए आप किसको चूज कर रहे हैं, इस फार्मूले को। तो उसमें सबसे अधिक किसका नंबर है, मैग्नीशियम का। तो सबसे स्टार्ट करते हैं जिसका नंबर, जिस एलिमेंट का नंबर सबसे अधिक है। तो किसका अधिक है, मैग्नीशियम का। तो चलिए बैलेंस करते हैं। तो मैग्नीशियम इधर कितना है, 3 है और उधर कितना है,
1 है। तो क्या करें, पहले लिख लीजिए, फिर उसको मल्टीप्लाई करते हैं कोफिशिएंट के टर्म में, ठीक है। MgOH का होल ट्वाइस प्लस NH3। अब देखिए इधर 1 है, इधर क्या है 3 है, तो क्या करेंगे, प्रोडक्ट साइड 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कर दिए, मैग्नीशियम बैलेंस हो गया। अब जैसे ही मैग्नीशियम MgOH को 3 से मल्टीप्लाई किए तो अपने आप क्या क्या हो गया चेंज, उसमें 3O3H और ये पहले से 2 है तो 3 2 जा 6, 6 से आपका ऑक्सीजन हो गया, 6 आपका हाइड्रोजन हो गया। चलिए अब दूसरा आपका इधर क्या है, नाइट्रोजन। इधर नाइट्रोजन कितना है, 1 है, इधर कितना है 2, तो इस नाइट्रोजन को क्या कर दीजिए, इधर प्रोडक्ट साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। नाइट्रोजन 2 बैलेंस हो गया। अब टोटल हाइड्रोजन काउंट कर लीजिए, इधर कितना हाइड्रोजन हो गया, 3 2 जा 6 हाइड्रोजन ये हो गया, इधर हाइड्रोजन 2 3 जा 6। देखिए ये जो नंबर होता है ये जो सबस्क्रिप्ट में होता है दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है। फिर से सुनिए, ये जो 2 है, ये जो सबस्क्रिप्ट में 3 है, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2 3 जा 6H, और यहाँ पर जो नंबर है इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6, तो 6 6 12 हाइड्रोजन हो गया राइट हैंड साइड में। और लेफ्ट हैंड साइड में कितना हाइड्रोजन है, केवल 2 है। तो क्या करेंगे कि 12 हो जाए, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 होगा, 3 से 4 से 5 से 5 दूना 10 होगा, 6 से कर देंगे तो आपको क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब हाइड्रोजन हो गया तो ऑक्सीजन चेक कर लीजिए। ऑक्सीजन कितना है, इधर 2 ऑक्सीजन पहले से है, 3 दूना 6 ऑक्सीजन इधर है। इधर कितना है, ये 6 केवल ऑक्सीजन के लिए, ये हाइड्रोजन के लिए दुगना होगा, लेकिन ये यहाँ पर कोई सबस्क्रिप्ट नहीं है तो केवल 6 होगा, तो 6 ऑक्सीजन इधर है, तो बैलेंस है। तो अब छठवां स्टेप में क्या करते हैं, सभी एलिमेंट का नंबर चेक कर लेते हैं कि इधर उधर यानी रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड क्या है, बराबर है कि नहीं है, और बॉक्स को हटा देते हैं। तो छठा स्टेप क्या कर लीजिए, बॉक्स को हटा दीजिए और नंबर काउंट कर लीजिए। नंबर देखिए 3 है, नंबर 3 है, यानी मैग्नीशियम दोनों साइड में बैलेंस है, ठीक है। 6 हाइड्रोजन, 12 हाइड्रोजन उधर है, 12 हाइड्रोजन इधर है कि नहीं है। फिर इधर लिख दीजिए MgOH का होल ट्वाइस प्लस 2NH3, ये हो गया आपका बैलेंस इक्वेशन। तो इस तरह से आप स्टेप फॉलो करके कर सकते हैं, या जब आपको ये स्टेप समझ में आ जाएगा, प्रैक्टिस में हो जाएगा, तो आप एक स्टेप में ही कर सकते हैं, क्योंकि हिट एंड ट्रायल में कोई मल्टी स्टेप लिखने या बताने की ज़रूरत नहीं होता। बस आप ट्राई करिए, हिट करिए, ट्राई करिए, हिट करिए, ट्राई करिए। ओके, चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। तो दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, और दूसरा एग्जांपल में मान लीजिए आपका है सोडियम कार्बोनेट को HCl से रिएक्ट कराएंगे तो क्या क्या मिलेगा, NaCl, वाटर और CO2। क्या क्या मिल रहा है, सोडियम कार्बोनेट को HCl से रिएक्ट कराएंगे तो सोडियम क्लोराइड, H2O और CO2 मिल रहा है, ये 3 चीज़ मिल रहा है। अब इसको बैलेंस करना है आपको, बैलेंस है कि नहीं है पहले ये देख लीजिए कि इधर जो सोडियम कितना है 2, इधर 1 है, बैलेंस नहीं है। बस एक भी एलिमेंट बैलेंस नहीं है तो बैलेंस नहीं है, चाहे वो 2 हो 3 हो कोई भी हो। तो बैलेंस करने के लिए पहला स्टेप स्केलेटन ऑलरेडी लिखा हुआ है, पहला स्टेप कंप्लीट। सेकेंड स्टेप बॉक्सिंग कर लीजिए, Na2CO3 बॉक्स कर लीजिए, बना लीजिए, प्लस HCl बॉक्स बना लीजिए, इधर NaCl बॉक्स में क्लोज कर लीजिए, प्लस वाटर सबको बॉक्स में कर लीजिए ताकि आप कंपोजिशन में चेंज न कर सकें। बना लिए, सेकेंड स्टेप कंप्लीट। थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, लिस्टिंग करते हैं। तो लिस्टिंग के लिए एलिमेंट यहाँ लिख लीजिए, इसको मिटा दीजिए, यहाँ पर क्या कर देंगे, लिस्टिंग करेंगे। इधर एलिमेंट के नाम लिखेंगे, इधर एलिमेंट कौन कौन से है, आपका सोडियम और कार्बन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, जितना भी एलिमेंट। रिएक्टेंट साइड में कितना है, सोडियम 2, प्रोडक्ट साइड सोडियम 1, कार्बन 1, इधर साइड कितना है 1, इधर कितना है 1, बैलेंस है। ऑक्सीजन 3, इधर 3, बैलेंस है। और हाइड्रोजन इधर कितना है 1 है, इधर इतना 2 है, नहीं बैलेंस है। और क्लोरीन इधर 1 है, इधर क्लोरीन 1 है।
तो बैलेंस क्या नहीं है, ये बैलेंस है, ये बैलेंस है, ये बैलेंस है, बैलेंस ये नहीं है, ये नहीं है, तो कोई बात नहीं, उसको बैलेंस करते हैं। तो सबसे अब तीसरा स्टेप क्या करते हैं, हो गया कंप्लीट की लिस्टिंग कर लिए। चौथा स्टेप में सबसे ज़्यादा एलिमेंट किस मॉलिक्यूल में है, सोडियम कार्बोनेट में है, तो उसी को चूज कर लेते हैं। यानी आपका ये चौथा स्टेप क्या हुआ, सिलेक्शन, कि आप सेलेक्ट कर लिए किसको पहले बैलेंस करेंगे इस केमिकल फार्मूला में। और सबसे अधिक एलिमेंट किसका है, किस नंबर किसका है, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस है, बैलेंस क्या नहीं है तो फिर सोडियम। तो सोडियम को बैलेंस करने का प्रयास करते हैं, इधर सोडियम 1 इधर 2 है। तो चलिए चौथा स्टेप में आपने सिलेक्शन भी कर लिया। चौथा स्टेप हो गया। पाँचवा स्टेप में लिखते हैं फार्मूले को फिर से, Na2CO3 ये हो गया प्लस HCl। देखिए किसी एक को बैलेंस करने जाएंगे तो दूसरा एलिमेंट कभी कभी डिसबैलेंस हो जाता है, मतलब वो गड़बड़ हो जाता है उसका, तो उसको बैलेंस करने के लिए फिर से हम चेक दोनों सबका ध्यान रखते हैं। चलिए अब सोडियम को बैलेंस करने के लिए प्रोडक्ट साइड क्या कर देते हैं, प्रोडक्ट साइड 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सोडियम NaCl को। तो सोडियम क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब इधर एक Cl था, इधर कितना Cl हो गया, 2। तो Cl को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, HCl को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट साइड, क्योंकि आप सोडियम को मल्टीप्लाई किए तो Cl भी तो मल्टीप्लाई हो गया ना, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई HCl को भी कर देंगे, तो Cl और Na दोनों बराबर हो गया। अब इधर कितना H हो गया, 2, इधर H कितना है, 2, ये भी बैलेंस हो गया, ऑलरेडी बैलेंस हो गया। अब सोडियम देखिए 2 हो गया, सोडियम 2 हो गया। ऑक्सीजन कार्बन देखिए 1 है, इधर कार्बन कितना 1 है, बैलेंस है। ऑक्सीजन कितना है, 3 है, और ऑक्सीजन 1 और 2 3 है, तो सब बैलेंस हो गया, बैलेंस हो गया सब। इधर सोडियम देखिए, सोडियम क्या है, इधर 2 था, इधर भी अब क्या कर दिए हैं 2 से मल्टीप्लाई, इधर 2 बैलेंस हो गया। कार्बन ऑलरेडी बैलेंस था, ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस है, अभी भी है। हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में क्या कर दिए हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 बैलेंस हो गया, ये बैलेंस हो गया, ये बैलेंस हो गया, ये बैलेंस हो गया। क्लोरीन 2 था, 1 था इधर, 1 था उधर, बैलेंस था, 2 का मल्टीप्लाई किए, इधर भी 2 का मल्टीप्लाई किए तो बैलेंस हो गया, तो सब बैलेंस हो गया। तो अब जब सब बैलेंस हो गया, चेक कर लिए, तो छठे स्टेप में क्या करते हैं, अनबॉक्सिंग कर दीजिए, बॉक्स को हटा दीजिए और जैसा स्टेप लिखा गया था वैसा लिख दीजिए, तो आपका ये हो जाएगा 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, ये हो गया आपका बैलेंस इक्वेशन। इसी तरह से आप स्टेप से करेंगे, 1-2 बार स्टेप फॉलो कर लेंगे तो आपको जो डिफ़िकल्टी हो रही थी वो हट जाएगी और आप बैलेंस कर पाएंगे। एक लास्ट और जल्दी से और कर लेते हैं, ताकि आपको कहीं भी यदि डाउट भी होता होगा स्टेप में तो वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर ले लेते हैं आपका जिंक, और इसको रिएक्शन करा देते हैं किससे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, NaOH से। और आपका जब जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है तो सोडियम जिंकेट बनता है, Na2ZnO2 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस निकलता है। ठीक है, अब इसको बैलेंस करना है, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, देखिए पहले बैलेंस है नहीं है, तो पहला स्टेप स्केलेटन हो गया। सेकेंड बॉक्सिंग कर लेते हैं, बॉक्सिंग कर लीजिए, NaOH Na2ZnO2, ठीक है, प्लस H2 बॉक्सिंग कर लीजिए। थर्ड स्टेप नंबरिंग कर लिस्टिंग कर लीजिए। लिस्टिंग में क्या करते हैं, सब लिस्टिंग करेंगे, तो एलिमेंट क्या है भाई, जिंक किधर, इधर 1 है, इधर 1 है। सोडियम इधर कितना है, 1 है, प्रोडक्ट साइड में 2 है। और ऑक्सीजन इधर कितना है, 1, और इधर कितना है, 2। हाइड्रोजन इधर 1, इधर कितना है, 2। तो कौन कौन बैलेंस है, ये बैलेंस है और कोई बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस करना। देखिए थर्ड स्टेप लिस्टिंग हो गया। चौथा स्टेप सबसे ज़्यादा एटम्स किस फार्मूले में है, इस फार्मूले में, सोडियम जिंकेट में। सोडियम जिंकेट को पकड़िए, तो आप चौथा स्टेप भी सेलेक्ट हो गया कि चौथा स्टेप में सबसे बड़ी बिग मॉलिक्यूल को चुन लिए। पाँचवें स्टेप में एलिमेंट को बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं, तो Zn प्लस NaOH, अब Na
2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन। तो किधर अधिक है सोडियम? इस साइड। तो किस साइड मल्टीप्लाई करना है आपको? लेफ्ट हैंड साइड। तो कितने का मल्टीप्लाई करेंगे? क्या करेंगे? तो 2 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 सोडियम कितना हो गया? इधर 2, इधर भी 2। अब ये 2 सोडियम हो गया। इधर ऑक्सीजन कितना है? 2। इधर कितना ऑक्सीजन हो गया? 2। हाइड्रोजन कितना है? इधर 2। हाइड्रोजन कितना है? 2। और सोडियम जिंक कितना है? इधर 1। इधर कितना है? 1। तो फिर से एक बार चेक कर लीजिए, जिंक बैलेंस है। सोडियम लेफ्ट हैंड साइड में कम था तो क्या कर दिए? मल्टीप्लाई कर दिए NaOH से। 2 हो गया, बैलेंस हो गया, ये बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन कितना था? इधर 1, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 हो गया, 2 इधर था, बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन प्रोडक्ट साइड कितना था? 2, लेफ्ट रिएक्टेड साइड 1 था, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, बैलेंस हो गया। नहीं, सब चीज़ बैलेंस हो गया। तो अब क्या कर दे? बैलेंस हो गया तो अनबॉक्सिंग कर दीजिए छठे स्टेप में। Zn प्लस 2NaOH बन गया Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन। तो ये आपका बैलेंस इक्वेशन हो गया। तो मैंने 3 एग्जाम्पल आपको दिया, आप इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो आपका बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा होगा तो आप मुझे कमेंट करके आप मुझसे कुछ पूछ भी सकते हैं कि कैसे क्या हुआ। तो अब हम पढ़ेंगे कि अपने बैलेंस इक्वेशन को या केमिकल इक्वेशन को कैसे मोर इन्फॉर्मेटिव, यानी ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं। या यूँ कहिए कि जब इन्फॉर्मेशन हमें बैलेंस इक्वेशन से या केमिकल इक्वेशन से नहीं मिलता तो उसमें क्या क्या कमी रह जाती है। क्या पूरा इन्फॉर्मेशन केमिकल इक्वेशन देता है? नहीं देता है। तो हम अपने केमिकल इक्वेशन को कैसे मोर इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं, तो आइए सीखते हैं उसे भी। तो हाउ टू मेक मोर informative chemical equation, अपने इक्वेशन को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। यदि इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है तो उसको कहेंगे लिमिटेशन में आ सकता है, यानी ये फुलफिल करेगा तो इन्फॉर्मेटिव, नहीं फुलफिल करेगा तो लिमिटेशन में आएगा। तो पहला क्या है, देखिए कैसे, फिजिकल स्टेट द्वारा। टू राइट फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट के लिए मैं R लिख रहा हूँ, प्रोडक्ट के लिए P लिख रहा हूँ, शॉर्टकट। तो हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का क्या करना चाहिए? फिजिकल स्टेट लिखना चाहिए। यदि नहीं लिखा होता है तो उसकी लिमिटेशन में आ जाएगा। जैसे अभी आपने देखा कि सोडियम कार्बोनेट किसे रिएक्ट कर रहा था? HCl से। क्या बना रहा था? नमक, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका फिजिकल स्टेट लिखा था मैंने? नहीं लिखा था। तो वो क्या था? उसमें कमी थी। तो हम HCl का फिजिकल स्टेट यहाँ क्या जान पाएंगे? गैस के, लिक्विड, क्या था? नहीं पता। ये सोडियम कार्बोनेट किस फॉर्म में था? सॉलिड फॉर्म में था कि एक्वस फॉर्म में था? तो ये नहीं पता। तो हमने फिजिकल स्टेट नहीं लिखेंगे तो उसके लिमिटेशन में आएगा, लिख देंगे तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ सोडियम कार्बोनेट एक्वस कंडीशन में था। कैसा कंडीशन में होना चाहिए? एक्वस। ठीक है, HCl एक्वस, यहाँ गैस नहीं था, एक्वस। NaCl जो बना एक्वस, H2O लिक्विड, देखिए यहाँ एक्वस नहीं लिक्विड, और CO2 गैस। तो ये फिजिकल स्टेट हो गया। ठीक है, NaCl यहाँ पर एक्वस पानी के साथ है और वाटर लिक्विड, CO2 गैस। और CO2 गैस के लिए हम सिंबल गैस न लिखकर कभी कभी हम ऐसे लिख देते हैं, ऐसे, तो एरो लगा देते हैं, वो भी गैस का ही सिंबल है, ऊपर की ओर एरो लगा देते हैं। वो गैस न लिखकर उस तरह भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये फिजिकल स्टेट डिनोट कर रहा है कि कंप्लीट फिजिकल स्टेट हो गया। ठीक है, सेकंड देखिए क्या और होना चाहिए। सेकंड में रिएक्शन कंडीशन यदि है तो आपका कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगा। रिएक्शन कंडीशन कौन कौन सा? जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, यदि कैटलिस्ट इन्वॉल्व है तो कैटलिस्ट। ठीक है, तो एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करके क्या बनाता है? अमोनिया। ठीक है, अमोनिया बनाता है।
तो पहले ये बैलेंस है कि नहीं है, बैलेंस कर सकते हैं, एक लाइन में बैलेंस कर सकते हैं आप। कैसे, देखिए यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन 2 है, इधर 1 है, तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, बैलेंस हो गया। थोड़ा सा इसको रिएक्शन को ये एरो बड़ा लिखेंगे क्योंकि यहाँ हमें कंडीशन कुछ लिखना है, तो 2NH3 लिख देंगे, तो ये बैलेंस हो गया। अब इसका फिजिकल स्टेट है कि नहीं है, नहीं है, लिख दीजिए गैस, नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, अमोनिया गैस। अब इसका फिजिकल स्टेट भी हो गया। अब दूसरा रिएक्शन कंडीशन कि किस टेम्परेचर पर रिएक्शन हो रहा है, किस प्रेशर पर हो रहा है, क्या कैटलिस्ट चाहिए कि नहीं चाहिए। यदि ये तीनों कंडीशन इन्वॉल्व यदि है इन्वॉल्व इसमें, तो आपको लिखना चाहिए या आपको याद रखना चाहिए कि कुछ कौन सा रिएक्शन किस कंडीशन में हो रहे हैं। तो टेम्परेचर लगभग 500 सेंटीग्रेड के आसपास है और प्रेशर लगभग 100 ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर के आसपास है। और यहाँ पर कैटलिस्ट भी चाहिए। कैटलिस्ट में कौन सा कैटलिस्ट, आयरन कैटलिस्ट यूज करते हैं। हालांकि हम टेम्परेचर P T ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको मैं समझाने के लिए लिख दिया हूँ। आपको लिखा कैसे मिलेगा, लिखा कैसे मिलेगा, इस तरह से, कैटलिस्ट नहीं रहेगा, T नहीं रहेगा, P नहीं रहेगा, बस आप क्या लिखा रहेगा, 500 सेंटीग्रेड, कॉमा रहेगा, 100 ATM रहेगा और Fe रहेगा, ये ऐसे रहेगा। तो आपको समझना होगा कि ये कुछ रिएक्शन कंडीशन है और ये बन गया आपका अमोनिया। ठीक है, दो चीज़। तीसरा क्या और होना चाहिए और अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए, तो आपका हीट इन्वॉल्व हो रहा है कि रिलीज हो रहा है, यानी हीट के टर्म में, तो हीट रिलीज हो रहा है या एब्जॉर्ब हो रहा है उसके टर्म भी होना चाहिए। यानी रिएक्शन के लिए रिएक्शन आर इज एक्जोथर्मिक और एंडोथर्मिक, एक्जोथर्मिक और एंडोथर्मिक, इस टर्म भी होना चाहिए। एक्जो का मतलब समझ लीजिए एक बार, क्योंकि बार बार आ रहा है, आएगा आपको। एक्जो का मतलब होता है हीट, जब एक्जोथर्मिक हीट रिलीज ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, वो रिएक्शन जो रिएक्शन के दौरान उस हीट क्या करे, रिलीज करे, गर्म हो जाए, बाहर निकाले हीट, यानी हीट रिलीज करे, उसे कहते हैं एक्जोथर्मिक रिएक्शन। और एंडोथर्मिक रिएक्शन उसे कहते हैं, या एक्जोथर्मिक प्रोसेस, एंडोथर्मिक प्रोसेस उसे कहते हैं जब हीट किसी रिएक्शन के समय लगता हो, यानी हीट देते हैं तो रिएक्शन होता है, हीट एब्जॉर्ब होता है। तो यहाँ क्या बोलेंगे, हीट एब्जॉर्ब ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। ठीक है, उसे बोलते हैं हीट एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर है, हीट बाहर दे एक्जोथर्मिक रिएक्शन, हीट अंदर ले यानी सोखे, एब्जॉर्ब करे, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इस टर्म में भी हमें लिखना होता है। तो कैसे लिखा जा सकता है, देखिए यही सेम एग्जांपल मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ। ये ऊपर वाला एग्जांपल से ही ये इसके लिए एग्जांपल हम दे सकते हैं कि जब अमोनिया बनता है, देखिए 500 सेंटीग्रेड लगा तो, लेकिन उससे ज़्यादा कहीं एनर्जी निकलता है, इसलिए एक्जोथर्मिक रिएक्शन है, हीट बाहर निकलेगा। यानी जैसे आप लकड़ी को जलाते हैं, तो लकड़ी को जलाने के लिए आपको माचिस, या आप समझ लीजिए कि गैस को, LPG गैस आप घर में जलता है तो आप उसको जलाने के लिए लाइटर यूज करते हैं या माचिस यूज करते हैं। तो आप जलाने के लिए पहले थोड़ा सा एनर्जी देते हैं, हीट देते हैं, लेकिन जलता है तब क्या होता है, एनर्जी या हीट ज़्यादा रिलीज होता है। तो कुल मिलाकर कि थोड़ा सा लिया, ज़्यादा दिया, तो हीट क्या हुआ, बाहर निकला, इसलिए वो क्या हुआ, एक्जोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो ये अमोनिया का फॉर्मेशन क्या है, एक एक्जोथर्मिक रिएक्शन, यानी हीट बाहर निकलता है, तो निकलने के लिए हम प्लस लिखेंगे। प्रोडक्ट साइड में हीट निकल रहा है तो प्लस लिखकर हीट लिख देंगे, यानी हीट बाहर निकल रहा है, इसका मतलब है। और एंडोथर्मिक, ये एक्जोथर्मिक का एग्जांपल है, किसका है, एक्जोथर्मिक का। एंडोथर्मिक का एग्जांपल आप इस तरह से दे सकते हैं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके नाइट्रोजन एनो बनता है, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। बैलेंस नहीं है, बैलेंस कर लीजिए। ये गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट। अब इसमें क्या होता है, हीट लगता है, तो आप इसको डेल्टा का साइन लगा कर दे सकते हैं कि हीट लग रहा है, या हीट लिख कर लिख सकते हैं, जैसे इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, N2 गैस प्लस O2 गैस प्लस हीट, ऐसे भी दिखा सकते हैं, और बना सकते हैं 2NO गैस। तो ये भी है, ये भी है, तो हीट यहाँ पर लग रहा है, यहाँ हीट लग रहा है, तो ये एंडोथर्मिक, ये किसका एग्जाम्पल है, एंडोथर्मिक का। ये ऊपर वाला एक्जोथर्मिक का। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हुआ हीट के टर्म में।
नहीं तो आप ऐसे भी लिखा है बिना हीट तब भी केमिकल इक्वेशन है, लेकिन इनकम्प्लीट है, यानी उसमें कुछ कमी है, पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका तीसरा, यदि एसिड और बेस इन्वॉल्व है तो उसका कंडीशन, मतलब वो डाइल्यूट है कि कंसंट्रेट, यानी एसिड बेस यदि इन्वॉल्व है तो उसका कंसंट्रेशन के टर्म भी दिखाना चाहिए। यानी चौथा है क्या, यूज कंसंट्रेशन टर्म, ठीक है, टर्म व्हेन एसिड आर बेस इन्वॉल्व, एसिड आर बेस इन्वॉल्व। यदि रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन में एसिड या बेस इन्वॉल्व हो रहा है तो वहाँ पर कंसंट्रेशन टर्म, यानी कंसंट्रेशन टर्म मतलब कहने का है कि दो टर्म होता है, डाइल्यूट एसिड या डाइल्यूट बेस कि कंसंट्रेट एसिड या बेस लिखना होता है। जैसे एग्जांपल देते हैं, जैसे एग्जांपल में आपका है कि जिंक यदि डाइल्यूट HNO3 से रिएक्ट करता है तो ये बनाता है जिंक नाइट्रेट और वाटर और नाइट्रस ऑक्साइड N2O। ध्यान दीजिए, डाइल्यूट HNO3, यदि हम यहाँ नहीं लिखते तो ये क्या बनाएगा, ये डिपेंड करेगा कि इसके कंसंट्रेशन डिपेंड करता है, डाइल्यूट है कंसंट्रेट, तो यहाँ पर जो ये प्रोडक्ट तो दोनों सेम रहेगा। जैसे मैं लिख दूँ पहले, जिंक प्लस HNO3, ये कंडीशन, जिंक नाइट्रेट प्लस वाटर प्लस NO2। देखिए यहाँ पर ये चीज़ क्या है, प्रोडक्ट बदल गया है, लेकिन कैसे बदल गया है, ये कंडीशन एसिड का कंसंट्रेशन पर डिपेंड किया है। ये डाइल्यूट है और यहाँ कंसंट्रेट है। कंसंट्रेट का पूरा लिखकर CuNC लिखते हैं, डाइल्यूट के लिए DIL लिखते हैं। डाइल्यूट का पूरा क्या है, डाइल्यूट, ठीक है, और कंसंट्रेट CuNC का जो पूरा लिखा होगा फुल फॉर्म कंसंट्रेट, ठीक है। एक बार याद रख लीजिए, बार बार हम इसको यूज करेंगे, डाइल्यूट कंसंट्रेट, ओके। चलिए, तो ये देखिए दो प्रोडक्ट मिला है, डाइल्यूट के साथ नाइट्रस ऑक्साइड और ये सेम प्रोडक्ट जिंक नाइट्रेट और वाटर सेम बनेगा, लेकिन यहाँ पर कंसंट्रेट रहेगा तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा। हालांकि बैलेंस नहीं किया हूँ मैं, बैलेंस करना आप इसको कर लीजिएगा, बैलेंस हमें यहाँ पे मेन नहीं बताना है, मुझे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन टर्म बताना था, ठीक है। तो 4 चीज़ हो गया, 5वां चीज़ क्या है, 4 चीज़ हो गया, 5वां और क्या हो सकता है कि इंफॉर्मेशन हो गया फिजिकल स्टेट। चलिए, ये 4 चीज़ आप समझ गए हैं कि यदि इंफॉर्मेशन, हाँ कभी कभी सनलाइट यानी ये हमें कभी कभी लाइट एनर्जी भी दिखाना होता है। जैसे फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 प्लस वाटर आप दिखाते हो तो यहाँ क्या लिखते हो, क्लोरोफिल, क्या दिखाते हो, क्लोरोफिल, और यहाँ पर क्या दिखाते हो, सनलाइट। तो यहाँ कुछ रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में होता है तो क्या बनता है, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। बैलेंस आप कर लीजिएगा। तो क्लोरोफिल और सनलाइट, ये सनलाइट भी क्या है, आपका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है कि कहीं कहीं कुछ रिएक्शन फोटॉन यानी सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। तो मुझे आशा है कि आपको ये रिएक्शन कंडीशन, फिजिकल स्टेट और रिएक्शन कंडीशन में टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, हीट इन्वॉल्व हो रहा है कि हीट रिलीज हो रहा है, और टेम्परेचर, एसिड डाइल्यूट है कि कंसंट्रेट है, इन सब बातों का यदि आप मेंशन करते हैं तो कंप्लीट केमिकल इक्वेशन माना जाता है। यदि आप ये मेंशन नहीं है तो वो इनकम्प्लीट माना जाता है। तो उसके लिमिटेशन में ही आ सकता है। तो मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आ गया। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो देखने के बाद आपका जो भी एक्सपीरियंस है आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, वीडियो कैसा लगा इसके संबंध में। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।